नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 कंप्यूटर साइंस उत्तर प्रदेश बोर्ड इकाई 3 एडवांस जावा लैंग्वेज का परिचय के अंतर्गत इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द्विविमीय एरे का परिचय यानी टू डायमेंशनल एरे का परिचय। हम लोग जानेंगे कि टू डायमेंशनल एरे को किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं और किस प्रकार से इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं द्विविमीय एरे यानी टू डायमेंशनल एरे होता क्या है। द्विविमीय एरे एक ऐसा एरे होता है जिसमें दो सबस्क्रिप्ट होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने वन वन डायमेंशनल पढ़ा था, उसमें आपने जाना था कि वन डायमेंशनल एरे में एक सबस्क्रिप्ट होता है यानी एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है। अगर किसी एरे में ये स्क्वायर ब्रैकेट दो हो, है ना, इस प्रकार से एरे का नाम रख लीजिए, मान लीजिए एक्स है और इसका डेटा टाइप इंट है, ठीक है। तो ये जो आपका एरे कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका टू डायमेंशनल एरे। तो टू डायमेंशनल एरे में दो सब स्क्रिप्ट होते हैं। अगला पॉइंट बताया गया है कि इस एरे में एलिमेंट, है ना, इस एरे में एलिमेंट रो और कॉलम में व्यवस्थित होते हैं। इसे मैं एक डायग्राम के जरिए आपको बताऊंगा कि यहां पर कहा क्या जा रहा है। रो और कॉलम, जैसे अगर हम लोग यहां पर कहें कि एक डेटा है 6 9 5, ठीक है। ये हम लोग कहेंगे कि ये आपका पहला रो है। फिर हमने कहा 5 4 3, हम लोग कहेंगे दूसरा रो है। 7 9 12, हम कहेंगे ये तीसरा रो है। तो देखें यहां पर तो तीन रो है और कितना कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो टू डायमेंशनल एरे में जो एरे के एलिमेंट होते हैं वो रो और कॉलम में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं 6 9 5 5 4 3 या 7 9 12, ये सभी क्या हैं, ये सभी कहलाते हैं एरे के एलिमेंट। तो ये सभी क्या है, ये सभी एरे के एलिमेंट है। और एरे के एलिमेंट को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, तो रो और कॉलम में। अब यहां पर बताया गया है थर्ड पॉइंट में कि एरे का पहला इंडेक्स रो को और दूसरा इंडेक्स कॉलम की संख्या को बतलाता है। मान लीजिए मेरे एरे का नाम एक्स है, पहला इंडेक्स अगर यहाँ लिखा 4 और दूसरा इंडेक्स लिखा यहाँ पर 5, है ना, 4 और 5। ये बताता है किसको, रो को, और ये बताता है कॉलम की संख्या को। कभी भी पहला रो को हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये कॉलम की संख्या बताता है, या कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि जो दूसरा इंडेक्स है ये रो को बताता है। नहीं, पहला जो आपका इंडेक्स होता है वो रो को इंडिकेट करता है, रो को बताता है, और जो दूसरा आपका इंडेक्स होता है वो कॉलम को बताता है। आगे बताया गया है कि द्विमीय एरे को मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है। अब सवाल है मैट्रिक्स क्या होता है। जो भी स्टूडेंट गणित के छात्र हैं, जो 11 या 12 में है, तो उनके गणित में एक विषय है आपका अलजेब्रा, ठीक है, बीज गणित। उसमें मैट्रिक्स नाम का एक टॉपिक होता है। उसमें होता क्या है कि संख्या कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होती है, जैसे 6 9 10 20 40 80 90 और मान लीजिए 50। तो यहां पर देखिए ये मैट्रिक्स है, जिसमें क्या है आपका कि ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो मैट्रिक्स में भी जो आपका संख्या होता है वो रो और कॉलम में व्यवस्थित होता है, ठीक है। और आपने भी देखा था कि द्विविमीय एरे जो होता है उसमें भी संख्याएं इस प्रकार से ही व्यवस्थित होती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि द्विविमीय एरे को मैट्रिक्स के रूप में भी जाना जाता है। अब हम लोग जानते हैं द्विविमीय एरे का आकार यानी साइज ऑफ टू डायमेंशनल एरे। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप, फिर पहला सबस्क्रिप्ट यानी पहला स्क्वायर ब्रैकेट का, है ना, पहला स्क्वायर ब्रैकेट का जोड़ा, फिर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट है उसका जोड़ा, ठीक है। यहाँ जोड़ा का मतलब हो गया कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग, और यहाँ भी ओपनिंग और क्लोजिंग, इसको कहते हैं ओपनिंग, इसको कहते हैं क्लोजिंग। तो ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग एरे का डेटा टाइप लिखेंगे इंट, फिर ये पहला सबस्क्रिप्ट, ये दूसरा सबस्क्रिप्ट, फिर ये एआरआर जो है वो एरे का नाम है, ठीक है। ये एआरआर जो है एरे का नाम है। कोई जरूरी नहीं है कि एरे का नाम एआरआर रखें, आप एरे का नाम ए बी सी जो रखना चाहें रख सकते हैं। इसके बाद जो है इक्वल साइन दे करके न्यू, फिर से डेटा टाइप इंट, और पहला स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए 10 लिखा हुआ है और दूसरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें 20 लिखा हुआ है। तो 10 जो है ये रो की संख्या को बता रहा है और 20 जो है ये कॉलम की संख्या को बता रहा है। तो अब सवाल ये होता है कि बताइए इस एरे में टोटल कुल कितने एलिमेंट स्टोर होंगे। तो यहाँ देखिए बताया गया कि यहाँ 10 रो की संख्या है और 20 कॉलम की संख्या है। इस प्रकार इस एरे में कुल एलिमेंट की संख्या क्या होगी, रो गुना कॉलम, यानी 10 गुना 20 यानी कि 200। यानी इस एरे में हमारा जो है
टोटल कुल कितने एलिमेंट स्टोर होंगे? 200 स्टोर होंगे, है ना, 200 एलिमेंट स्टोर होंगे। द्विविमीय एरे को डिक्लेयर करना, हालांकि मैंने यहाँ पर आपको, देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे डिक्लेयर करते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप डेटा टाइप लिखिए, फिर दो सबस्क्रिप्ट लिखिए, फिर एरे का नाम लिखिए, इक्वल साइन, न्यू, फिर से डेटा टाइप, फिर दो स्क्वायर ब्रैकेट में साइज दे दीजिए। इस प्रकार से भी आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। या डेटा टाइप, है ना, उसके बाद दो स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एरे का नाम। ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि डेटा टाइप और एरे का नाम पहले, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को मैंने बाद में रखा है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करके ध्यान से देखिएगा। पहले यहाँ डेटा टाइप, यहाँ भी पहले डेटा टाइप, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट पहले है और एरे का नाम बाद में है, यहाँ पर एरे का नाम पहले है और स्क्वायर ब्रैकेट बाद में है। तो दोनों तरीके से भी जो है आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे, पिछला जो मैंने बताया था वहां पर मैंने जो फॉर्मेट आपको यहाँ बताया था वो कुछ इस प्रकार है ना, ये डेटा टाइप, ये स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एरे का नाम, ठीक है, फिर न्यू, फिर इंट, फिर ये, इस तरीके से भी डिक्लेयर होता है। ये भी एक तरीका है डिक्लेयर करने का, और जो मैंने यहां पर बताया है ये भी तरीका है डिक्लेयर करने का। अब इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल, इस वाले का। इंट डेटा टाइप, ARR एरे का नाम, और ये आप दो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये पहला वाला जो उदाहरण है ये इसका है, और ये जो दूसरा वाला उदाहरण है ये इसका है, जहां बताया गया है कि पहले आप डेटा टाइप लिखेंगे, मैंने लिखा डेटा टाइप इंट, फिर दो स्क्वायर ब्रैकेट होगा, मैंने लिखा दो स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मैंने एरे का नाम लिखा है यहाँ पर ARR। तो इसको ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार से हम एरे को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। एक और तरीका जो हमने सबसे शुरू में बताया था, डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट, एरे का नाम, इक्वल साइन, फिर न्यू, फिर से डेटा टाइप, पहला स्क्वायर ब्रैकेट में रो का साइज और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का साइज। उदाहरण के तौर पर देखिए, इंट डेटा टाइप, एरे का नाम ARR, और ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद न्यू, फिर से डेटा टाइप, फिर पहला ये जो है रो का संख्या और दूसरा जो है ये कॉलम का संख्या है। यहाँ भी जो है दो तरीका हो सकता है, या तो डेटा टाइप लिखने के बाद पहले या तो एरे का नाम लिखिए उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए, या फिर पहले स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए उसके बाद एरे का नाम लिखिए। ठीक है, तो दोनों तरीका जो है आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है द्विविमीय एरे का इनिशियलाइजेशन। देखिए, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि जब आप लोग वेरिएबल बनाते थे तो इस प्रकार से बनाते थे। सबसे पहले डेटा टाइप लिखते थे, फिर एरे नहीं, वेरिएबल का नाम लिखते थे। इसमें कोई वैल्यू स्टोर करना होता था ए में, तो ऐसे लिखते थे A = 10, कि हमने ए में 10 स्टोर किया। ये हो गया वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन। ठीक है, वेरिएबल में वैल्यू देना, इस प्रकार से इसको कहते हैं वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन। ये जो दो लाइन में लिखा है इसे हम एक लाइन में भी लिख सकते थे, इंट A = 10। ठीक है, इस प्रकार से भी हम वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि टू डायमेंशनल एरे में हम किस प्रकार से जो है ना, किस प्रकार से टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो चीज लिखा है इसे मैं दोबारा रीराइट करके लिख रहा हूँ। इंट मेरा एरे का टाइप है, ठीक है, फिर दो ये जो सबस्क्रिप्ट है ना ये 2D को बता रहा है, फिर एरे का नाम ARR है, फिर इक्वल साइन दे करके ये कर्ली ब्रेसेस, फिर एक कर्ली ब्रेसेस के जोड़े में हम कुछ संख्या को रखें इस प्रकार से। ठीक, फिर दूसरे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने रखें 4, 5 और 6, कॉमा, फिर तीसरा कर्ली ब्रेसेस में लिखा मैंने 7, 8 और 9। ये कर्ली ब्रेसेस बंद, और ये जो सबसे शुरू में कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ था इसे हम लोगों ने यहां पर बंद किया, और लास्ट में सेमीकोलन। अब देखिए यहां पर है 1, 2, 3, ये कहलाएगा, है ना, यहां पर कहलाएगा ये पहला रो का 3 डेटा है, ये दूसरा रो का 3 डेटा है, और ये तीसरा रो का 3 डेटा है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डेटा इस प्रकार से व्यवस्थित होंगी, 1, 2, 3, ठीक है, इसके बाद 4, 5, 6, और इसके बाद 7, 8 और 9। तो इधर क्या है, इधर रो हो गया और इधर कॉलम हो गया। ठीक है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है हम लोगों को, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जो है ये पहला रो है, इसको हम लोग जो है जब इंडेक्स के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं कि 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। इधर भी 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। तो जीरो जो इंडेक्स होता है, 0 इंडेक्स का मतलब हो गया पहला, ठीक है, और 1 इंडेक्स का मतलब हो गया हम लोगों का दूसरा।
ठीक है, इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो 0 मतलब पहला, 1 मतलब दूसरा, 2 मतलब तीसरा, है ना। इंडेक्स अगर 3 होता तो ये कहलाता चौथा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो चीजों को आप लोग यहाँ अच्छे से समझ लेंगे कि ये आपका जो है 2D एरे है। इस 2D एरे में इस प्रकार से आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक तरीका और हो सकता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये ARR यहाँ रखिए, इस स्क्वायर ब्रैकेट को बाद में रखिए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3, ठीक, सेमीकोलन, 4 5 6, इस तरीके से मान लीजिए इतना ही करते हैं। अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये तो आपका एरे का एलिमेंट हो गया, डेटा कहें या एलिमेंट कहें, ठीक है। इसमें ये रो 0, रो 1, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, ठीक है। तो 0 मतलब होता है हम पहला रो, और 1 का मतलब होता है क्या, दूसरा रो। उसी प्रकार से 0 मतलब पहला कॉलम, 1 मतलब दूसरा कॉलम, और 2 मतलब तीसरा कॉलम। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन। इसको कहते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। इसको कहते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। जब आप प्रोग्राम कोड लिख रहे होते हैं, उसी समय आप इस तरीके से वैल्यू को 2D एरे में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब यहां पर बात हो रहा है कि 2D एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना, ठीक है। यहां पर सबसे पहले देखिए, हमने एक क्लास बनाया है, क्लास का नाम ABC रखा है, फिर हमारा ये मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर हम लोगों ने एक एरे बनाया है, एरे का नाम ARR है। दो सबस्क्रिप्ट है, यानी ये 2 डायमेंशनल एरे है, दो द्विविमीय एरे है। और इसमें क्या क्या डेटा स्टोर है, देखिए 10 40 और 60 90। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 10 40 60 और 90, ठीक। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका 2D एरे है। ये 0 रो, 1 रो, 0 कॉलम और 1 कॉलम। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा system.out.println ARR 0 0, यानी 0 0। तो 0 रो और 0 कॉलम पर डेटा क्या है, 10 है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये 10 प्रिंट करेगा। system.out.println, ठीक है। अब चूंकि प्रिंट एलन लगा है, तो चीजें अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगी। फिर है ARR 0 1, 0 जो है ये रो को बता रहा है, क्योंकि पहला इंडेक्स रो को बताता है, फिर एक जो है ये आपका कॉलम को बताता है। तो रो तो आपका 0 ही है, लेकिन कॉलम क्या हो गया, कॉलम 1 हो गया। तो 0 रो और 1 कॉलम पर क्या है आपका, 40 है, तो 40 प्रिंट करेगा ये। यहां आ जाइए, ARR 1 0, 1 0, 1 रो और 0 कॉलम। तो ये आपका 1 रो हो गया, और ये आपका जो है 0 कॉलम हो गया। तो इसमें कौन सा वैल्यू है, 60 है, ठीक है। तो ये 60 प्रिंट करेगा। इसके बाद है ARR 1 1, यानी 1 रो, ठीक है, और 1 कॉलम। तो 1 रो 1 कॉलम में कौन सा डेटा है, देखिए यहाँ पर 90 है ना। 1 रो, इसी में जाएंगे, और 1 कॉलम क्या है, 90 है। ये क्या प्रिंट करेगा, 90 प्रिंट करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है द्विविमीय एरे यानी 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सेस करने का मतलब उसको प्रिंट कराना भी हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं, तो प्रिंट करवाना को हम लोग यहाँ पर फिलहाल क्या कह रहे हैं, एक्सेस करना। और यहाँ पर देखिए, बिना लूप के इंडेक्सिंग के द्वारा, हम लोग यहाँ पर कोई लूप का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर रहे हैं। बिना लूप का हम लोग जो है केवल इंडेक्सिंग के द्वारा, है ना, बिना लूप के इंडेक्सिंग के द्वारा हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं किसी 2 डायमेंशनल एरे में। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग लूप लगा करके भी कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल, हम लोग लूप लगा करके भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, अगर यहां पर 4 एलिमेंट था, तो मुझे 4 system.out.println लगाना पड़ा। अगर यहां पर इस एरे में 40 एलिमेंट होता मान लीजिए, तब तो आपको 40 system.out.println लगाना होता। तब तो बहुत ज्यादा कोड आपको टाइप करना पड़ता है। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए, है ना, इसी प्रॉब्लम के से बचने के लिए हमारा जो है लूप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लूप का इस्तेमाल करते हुए हम लोग 2D एरे के एलिमेंट को बहुत कम कोड में आसानी से एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन यहां पर हमको जानना होगा कि लूप मतलब क्या। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में फोर लूप के बारे में पढ़ा था, ठीक है, फोर लूप के बारे में पढ़ा था। फोर लूप में एक और कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड लूप, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड लूप। सबसे पहले बताते हैं फोर लूप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। आप लोग को याद होगा, हम लोग ऐसा कुछ लिखाए थे, फोर I = 0, I > मान लीजिए 5 लिखा,
और हमने लिखा यहाँ पर आई प्लस प्लस, फिर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ जो कुछ भी कोड होता था वो उतनी बार दोहराया जाता था जितना बार यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, जितनी बार कंडीशन दिया हुआ है ना, कि आई मेरा जीरो से शुरू हो रहा है, प्लस प्लस होके आई मेरा वन भी होगा, है ना, जीरो है, वन भी होगा, प्लस प्लस होके टू भी होगा, थ्री भी होगा, फोर भी होगा और फाइव भी होगा। और यहाँ पर आई का वैल्यू को फाइव के बराबर तक जाना था। टोटल देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, यानी ये लूप कितनी बार चलेगा, 6 बार चलेगा। तो 6 बार यहाँ जो कोड होगा वो कोड 6 बार क्या होगा आपका, रन करेगा, है ना, एग्जीक्यूट करेगा 6 बार। तो इस प्रकार से हमने लूप के बारे में पढ़ा था। ये जो आपका लूप मैंने बताया उसका इस्तेमाल हम लोगों ने वन डायमेंशनल एरे में किया था, लेकिन टू डायमेंशनल एरे में कुछ अलग तरीके से हम लोग फोर लूप का इस्तेमाल करते हैं। वो है आपका नेस्टेड लूप, जिसमें होता क्या है, एक फोर लूप होगा, ठीक है, इसका एक बॉडी होगा, और इसके बॉडी के अंदर एक और फॉर लूप होगा, और इसका भी अपना बॉडी होगा। यानी दो दो लूप हम लोग जो है लगाते हैं, अगर आपको जो है 2D एरे का प्रोग्राम करना है तो। पहला फोर लूप जो होता है वो रो को हैंडल करने के लिए होता है, और जो दूसरा फोर लूप होता है वो कॉलम को हैंडल करने के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि 2D एरे में दो डायमेंशन होते हैं, एक रो एक कॉलम, तो रो को हैंडल करने के लिए एक लूप, बेसिकली जो बाहर वाला जो लूप होता है वो रो को ही हैंडल करने के लिए होता है, और जो अंदर वाला लूप होता है वो कॉलम को हैंडल करने के लिए होता है। तो हम लोग प्रोग्राम देखेंगे तब समझ पाएंगे कि यहाँ पर आखिर बात क्या कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर नेस्टेड लूप को पहले मैंने समझाया है, उसके बाद हम लोग जो है जो प्रोग्राम होगा 2D एरे का, है ना, उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने दो वेरिएबल बनाया है, आई और जे। ठीक है, एक आई नाम का वेरिएबल है हम लोगों का, और एक हम लोगों का जे नाम का वेरिएबल है। ठीक, यहाँ पर हमने लिखा इंट, दोबारा इंट लिख दिए, दोबारा इंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब एक बार इंट यहाँ लिख दिए हैं तो दोबारा इंट आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से दोबारा यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमने लिखा आई बराबर वन, तो आई जो है वो वन से शुरू हुआ। ठीक है, क्या वन जो है चार से छोटा है, तो हम बोलेंगे हाँ। पूछ रहा है कि आई का जो वैल्यू है जो कि अभी वन है, क्या वन जो है जो एक जो है क्या चार से छोटा है, तो हाँ, एक चार से छोटा है। जब कंडीशन ट्रू हुआ तो हम इस फोर लूप के बॉडी में आएंगे। बॉडी में आएंगे तो आपको एक फोर लूप और मिलेगा जहां पर कह रहा है जे बराबर वन, तो जे बराबर भी वन से इनिशियलाइज होगा। फिर जे का कंडीशन चेक कीजिए कि क्या जे का जो वैल्यू है वो तीन से छोटा है, तो हाँ, जो जे का वैल्यू वन है वो तीन से छोटा है। जब ये भी कंडीशन ट्रू हो गया तो आप इस फोर लूप के बॉडी में आए। यहां पर क्या कहता है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन आई स्पेस जे, कि आई का वैल्यू प्रिंट करो और जे का वैल्यू प्रिंट करो। तो आई का वैल्यू देखिए, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, वन दिख रहा है, और जे का भी वन दिख रहा है। तो आई स्पेस जे दोनों का वैल्यू प्रिंट करेगा। अब प्रिंट करने के बाद चूंकि आप इस जे लूप का बॉडी को एग्जीक्यूट करवाए हैं, तो यहां से आप जाएंगे यहाँ जे प्लस प्लस के पास, ना कि आई प्लस प्लस के पास। ठीक है, याद रखना कहाँ जाएंगे, जे प्लस प्लस के पास। और जे का वैल्यू बढ़कर के क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। जे का वैल्यू दो हो गया, यहां जाके चेक कीजिए क्या दो जो है तीन से छोटा है, तो हाँ, दो जो है वो तीन से छोटा है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से आएंगे इस लूप के बॉडी में, है ना, और यहां फिर से कह रहा है कि आई का और जे का वैल्यू प्रिंट कीजिए। आई मेरा अभी भी वन है, स्पेस, जबकि जे मेरा क्या हो चुका है, दो हो चुका है, तो क्या प्रिंट करेगा, दो प्रिंट करेगा। इसके बाद प्रिंट करके फिर से जाएंगे हम लोग जे प्लस प्लस के पास, और जे का वैल्यू बढ़ के तीन हो जाएगा। फिर यहाँ कंडीशन चेक कीजिए कि जो जे का वैल्यू है वो तीन से छोटा है, तो जे का वैल्यू तो तीन है। क्या तीन तीन से छोटा है, आपको उत्तर हाँ या ना में देना है। क्या तीन तीन से छोटा है, नहीं, यानी कंडीशन फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हम ये जो आपका लूप का बॉडी था जे वाला, है ना, इसके अंदर नहीं जाएंगे। हमारा काम खत्म हो गया, ये लूप का कंडीशन फॉल्स हो गया। अब हम जाएंगे आई प्लस प्लस के पास, और अब मेरा आई बढ़ करके दो हो जाएगा। और चेक करेंगे कि क्या दो का वैल्यू चार से छोटा है, क्योंकि हर बार आपको कंडीशन यहां पर चेक करते हुए चलना होता है। ठीक है, तो यहां पर जब आप कंडीशन को चेक कराते हैं कि क्या जो है जे का जो वैल्यू है, सॉरी, आई का जो वैल्यू है वो चार से छोटा है, तो बिल्कुल चार से छोटा है, क्योंकि अभी आई का वैल्यू अभी आपका क्या है, अभी आई का जो वैल्यू है वो है आपका दो। ठीक है, आई का वैल्यू क्या है अभी, दो। क्या दो चार से छोटा है, बिल्कुल। कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से आप इस फोर लूप की बॉडी में आएंगे, और यहां आने के बाद अब ध्यान देना है आपको, जे मेरा फिर से रीस्टार्ट होगा, यानी जे मेरा फिर से वन से स्टार्ट होगा। ये नहीं कि पिछला बार जो तीन था उसको लेके चलेंगे, नहीं, जे मेरा फिर से रीस्टार्ट होगा वन।
फिर चेक होगा उसी तरीके से, क्या एक जो है 3 से छोटा है, तो बोलेंगे हाँ एक जो है वो 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, तो अंदर आइए। अब कहता है आई और जे के वैल्यू प्रिंट कीजिए, आई के वैल्यू 2 है और जे के वैल्यू 1 है, तो प्रिंट करेगा 2 1। फिर यहां से जाएंगे जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू बढ़ करके हो जाएगा 2, क्या 2 3 से छोटा है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू। फिर से यहाँ पर आएंगे और आई और जे का वैल्यू प्रिंट कराएंगे, आई मेरा अभी भी 2 है और जे जो है वो मेरा बढ़ करके 2 हो चुका है, तो आई और जे का वैल्यू प्रिंट किया। फिर यहां से जाएंगे प्रिंट करके जे प्लस प्लस, ये 3 होगा। फिर पूछ रहा है कि जे का वैल्यू 3 हो चुका है, क्या 3 3 से छोटा है, हाँ या ना, तो नहीं, कंडीशन फॉल्स हुआ। ठीक है, जब जे का कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसके अंदर आप नहीं जाओगे, आप सीधे फिर कहां से जाओगे, सीधे आई प्लस प्लस के पास, और आई का जो वैल्यू है वो बढ़ करके आपका 3 हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है क्या क्या चीजें हो रही हैं, आई 3 हुआ, फिर से आप यहाँ चेक करेंगे कि 3 क्या 4 से छोटा है, तो हाँ कंडीशन ट्रू, तो फिर से आप इस आई वाला जो लूप इसके बॉडी में आएंगे, और यहाँ जे मेरा फिर से शुरू होगा कहाँ से, 1 से। एंड सिमिलरली वही होने वाला है, जे 1 होगा, 2 होगा, 3 में फॉल्स कर जाएगा, तो यहाँ तक क्या प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको हम यहाँ आउटपुट लिख रहे हैं, आई का वैल्यू 3, ठीक है, जे का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू जो है ना 2, यानी 2। इसके बाद इसके बाद जो है, चूंकि आपका जो जे है ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जब जे का वैल्यू 3 हो जाएगा और जब कंडीशन चेक होगा कि 3 3 से छोटा है तो नहीं, तो आप आई के पास जाओगे और आई बढ़ के कितना हो जाएगा, आई बढ़ के 3 से 4 हो जाएगा। और जब आप यहाँ चेक करोगे कि ये जो 4 हो चुका है, क्या ये लेस देन 4 है, तो आप बोलेंगे नहीं, यानी आई वाला लूप भी क्या हो गया, आई वाला जो लूप का जो कंडीशन है ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जब आई वाला फॉल्स हो जाता है ना, तब तो आई के बॉडी में है ना, आई लूप के बॉडी में तो आप नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तब आप कहाँ जाएंगे, आप इस बॉडी से आगे जाएंगे, यानी आपका प्रोग्राम क्या हो चुका होगा, एंड हो चुका होगा। अभी जो मैंने बताया अगर अभी एक बार में समझ में नहीं आया है तो उसको दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, ठीक है, 2 बार 3 बार रिवाइंड करके देखिए और समझिए। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो अभी मैं जो आगे चल करके पढ़ाऊंगा, ठीक है, 2D एरे में डेटा को एक्सेस करना, डेटा को इनपुट करना, वो बिल्कुल भी समझ में आपको नहीं आएगा। तो ये जो चीज बताया है इसको बार बार रिवाइंड कीजिए कि हाँ आई क्या हो रहा है, जे क्या हो रहा है, कब हमारा जो है, कब हम जो है जे लूप से आई के पास जाते हैं, जो कुछ भी मैंने अभी बताया है उसको दोबारा से रिवाइंड कीजिए। तो ये था आपका यहाँ पर क्या, नेस्टेड लूप। ठीक है, अब जब हम लोग 2D एरे का इस्तेमाल, 2D एरे का प्रोग्राम करेंगे, तो वहां पर ये जो पहला वाला फोर लूप होगा वो किसके लिए इस्तेमाल होगा, रो के लिए, और दूसरा वाला किसके लिए इस्तेमाल होगा, कॉलम के लिए। ठीक है, रो में आपको जैसे बताया गया था 2D एरे में कि रो जो है, रो का इंडेक्स कहाँ से शुरू होगा, जीरो से, जीरो होगा, 1 होगा, 2 होगा, और इधर क्या होगा ये तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अनुसार। उसी प्रकार से कॉलम का इंडेक्स भी 0 से शुरू होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, और आगे क्या होगा ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया यहाँ पर दे दिया गया है। अब हम लोग आगे चल करके देखेंगे एक प्रोग्राम। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं द्विविमीय एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना। इस बार हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं लूप का, लूप के इस्तेमाल से इंडेक्सिंग के द्वारा, इंडेक्सिंग तो इस्तेमाल होगा ही होगा, 0 1 ये इंडेक्स तो हम पे ध्यान तो देंगे देंगे, लेकिन इस बार हम लोग लूप इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा प्रोग्राम को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग एक एरे बनाए हैं जिसका नाम ARR है, और इसमें ये एलिमेंट है 10 40 और 60 90। ये मेमोरी में कुछ इस प्रकार से होगा, 10 40 60 और 90। ये इसका होगा रो 0, ये होगा रो 1, उसी प्रकार से ये होगा कॉलम 0, और ये होगा कॉलम कॉलम 1। ठीक है, ये आपने यहां पर देख लिया। अब अगर आपसे कहे कि रो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, तो आप कहेंगे रो जो है वो 0 से शुरू हुआ है और कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। ठीक, उसी प्रकार से अगर कहा जाए कि कॉलम कहाँ से शुरू हो रहा है और कॉलम कहाँ तक जा रहा है, तो आप बोलेंगे कॉलम 0 से शुरू हो रहा है और 1 तक जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा कोड में दिक्कत हो गया है, यहाँ जो लिखा हुआ ना आई बराबर, आई इज लेस देन 3, यहाँ सब आई लेस देन 2 चलेगा, लेस देन 2 क्यों होगा आगे बता देंगे, तो लेस देन 2, यहाँ लेस देन 2 रहेगा। अब देखिए इंट आई बराबर क्या बोल रहा है, 0, यानी आई का वैल्यू अभी 0 से शुरू हुआ। चेक करेंगे क्या 0 का वैल्यू 2 से छोटा है, आप बोलेंगे हाँ, हाँ तो आप आ जाएंगे इस लूप के बॉडी में। ठीक है, यानी यहाँ आ जाएंगे, यहाँ जे बराबर 0 बोल रहा है, यानी जे बराबर बोल रहा है 0,
और यहाँ भी चेक कर रहा है कि क्या जे का वैल्यू 2 से कम है, तो हाँ जीरो जो है वो 2 से कम है, कंडीशन ट्रू। तो आएंगे यहाँ, यहाँ कहता है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ARR आई जे। तो अभी देखिए आपका आई क्या है, अभी आपका आई जीरो है और जे क्या है, जीरो है। दैट मीन्स A00 में जो भी डेटा है उसको प्रिंट कीजिए। तो A0 रो और 0 कॉलम पर कौन सा डेटा है, 10 है, तो क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। यहां से आप जाएंगे, अभी इनर लूप में ही रहेंगे, जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर चेक करेंगे यहां पर कि जे का जो वैल्यू है 1, ये क्या 2 से कम है, तो हाँ है। दूसरी बार कंडीशन ट्रू हुआ, तो दूसरी बार हम इस लूप के बॉडी में आएंगे और दूसरी बार सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। इस बार अभी आई अभी भी खैर जीरो है, लेकिन जे मेरा क्या हो चुका है, जे मेरा 1 हो चुका है, यानी 0 रो और 1 कॉलम। तो ये आपका 0 रो है और आपका ये 1 कॉलम है, इसमें कौन सा डेटा है, तो 40 है। तो सिस्टम डॉट आउट मतलब प्रिंट करना होता है, तो A01 लोकेशन पर जो डेटा है वो 40 है, तो क्या प्रिंट करेगा, 40 प्रिंट करेगा। यहां से फिर से हम जाएंगे वापस जे प्लस प्लस के पास, जे का वैल्यू बढ़कर हो जाएगा 2। कंडीशन चेक करेंगे कि जे का जो वैल्यू है क्या 2 से कम है, तो जे तो खुद 2 है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 2 से कम है, हाँ या ना में दीजिए जवाब, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि हाँ ना में देना है, नहीं है। तो कंडीशन क्या हो गया यहाँ पर, कंडीशन यहाँ पर इस जगह पर कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जब जे का कंडीशन फॉल्स होता है तब हम जाते हैं आई के पास और आई के वैल्यू को बढ़ा लेते हैं। लास्ट टाइम आई मेरा 0 था, इस बार आई हम लोगों ने यहाँ पर क्या रखा है, बढ़ करके, सॉरी बढ़ करके प्लस प्लस होके आई मेरा 0 से 1 हो जाएगा। चेक किया जाएगा यहाँ पर, हर बार बढ़ेगा तो कंडीशन भी चेक करेंगे कि क्या जो आई का वैल्यू है 2 से कम है, तो आई का वैल्यू तो 1 हो चुका है, क्या 1 2 से कम है, तब बोलेंगे हाँ। अब ये कंडीशन यहाँ ट्रू हो गया, तो फिर से इस लूप के बॉडी में आएंगे, फिर से कहाँ जाएंगे, जे के पास। और जैसा अभी मैंने प्रीवियसली बताया था, जे मेरा फिर से शुरू होगा कहाँ से, 0 से, क्योंकि यहाँ पर मैंने 0 बता रखा है। फिर वही चीज होगा कि जे का वैल्यू 0 हो चुका है, जे का वैल्यू को चेक कराइए कि जो जे का वैल्यू है वो आपका 2 से कम है कि नहीं। तो हाँ, जे का जो वैल्यू 0 है, 0 जो है वो 2 से कम है, कंडीशन ट्रू हुआ। तो लूप के बॉडी में आएंगे, ये जो लूप का बॉडी है, और यहां पर कह रहा है, आप गौर करेंगे यहां पर कह रहा है कि ARR आई जे। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर वैल्यू है क्या, ये जो आई जे का जो वैल्यू है वो आखिर हम लोग का है क्या। यहाँ ये 2 था, तो आई मेरा देखिए अभी क्या है, 1 है, और जे मेरा क्या है, 0 है। यहाँ 1 है और यहाँ पर जे क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो 1 0 में कौन सा डेटा है, तो 1 ये रो हो गया, याद रखिएगा पहला वाला रो और दूसरा वाला कॉलम। तो 1 रो है और 0 मेरा कॉलम है, इसमें क्या है, 60 है। तो क्या प्रिंट करेगा, 60 प्रिंट करेगा। अभी आप लोग ये मत बोलना कि सर ये 10 40 60 90 इस तरीके से है ना, आप देख रहे हो ना इस तरीके से व्यवस्थित है, लेकिन आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है। आउटपुट इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि आप यहाँ पर प्रिंट एलन लगाए हुए, इसलिए अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा। खैर, 60 को प्रिंट किया, यहां से गए और जे का वैल्यू बढ़ करके क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक कीजिए कि जो जे का वैल्यू है वो 2 से कम है कि नहीं, क्योंकि जे का वैल्यू क्या हो चुका है, 1 है, यानी 1 है। तो क्या 1 2 से कम है, क्या 1 2 से कम है, तो हाँ। तो फिर से आप यहाँ आएंगे। अब देखिए आई तो आपका 1 है, लेकिन जे मेरा क्या हो चुका है, जे भी मेरा 1 हो चुका है। इसका मतलब है कि ARR 1 1 लोकेशन पर, ठीक है, ARR 1 रो 1 कॉलम, तो ये आपका 1 रो है और आपका ये 1 कॉलम है, यानी इसी रो में जाइए और इसी कॉलम में जाइए, तो क्या है, 90 है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ARR 1 1 लोकेशन पर जो वैल्यू 90 है उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। प्रिंट करके आप जाएंगे वापस जे के पास, जे मेरा बढ़ करके हो जाएगा 2। चेक होगा 2 क्या 2 से छोटा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया जे वाला। तो आई के पास जाइए, है ना, क्योंकि फॉल्स होने पर आई के पास जाते हैं। आई का वैल्यू भी बढ़ करके क्या हो जाएगा, इस बार आपका लास्ट टाइम 1 था, आई का वैल्यू बढ़ करके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 हो जाएगा तो यहाँ कंडीशन चेक कीजिए कि क्या 2 2 से छोटा है, नहीं। अब आई वाला ही कंडीशन फॉल्स हो गया है, यानी आउटर लूप का कंडीशन फॉल्स हो गया। जब आउटर लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाता है तब अंदर तो जाने का रास्ता बंद, क्योंकि अंदर तभी जाते थे ना जब वहां कंडीशन ट्रू होता था। तो जब आई वाला लूप जो है फॉल्स हो गया, तो हम लोग अंतिम यहां सीधे पहुंचेंगे जहां पर मेरा प्रोग्राम क्या हो चुका है, जहां पर हमारा प्रोग्राम एंड हो चुका है। और इस प्रकार से आपको आउटपुट मिलेगा यह है। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि किस प्रकार से हम लोग नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हुए
किसी 2D एरे के एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये चीज समझने में दिक्कत हो रहा है तो पिछला जो स्लाइड मैंने यहाँ पर समझाया है, ये वाला, इस कोड को कॉपी पे लिखिए, और जैसे जैसे मैंने यहाँ पर प्रीवियसली बताया था कि कब क्या हो रहा है वैल्यू, ये काम खुद कॉपी पे कीजिए, खुद से करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे, ये नेस्टेड लूप समझ में आ जाएगा। और जब नेस्टेड लूप समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से ये जो प्रोग्राम मैंने समझाया है, ये प्रोग्राम भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, या जो कुछ भी मैंने आज बताया वो समझ में आया होगा। इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी प्रोग्रामिंग करेंगे जिसमें इसी नेस्टेड लूप का इस्तेमाल होगा। तो अच्छी तरीके से नेस्टेड लूप का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अगला जो लेक्चर है आसानी से समझ में आए। तो बच्चों, ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।